नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 18। यह भाग द्वितीय पर्व का आखिरी भाग है। अगर आपने 18 भाग से पूर्व कोई भी भाग द्वितीय पर्व का नहीं सुना तो उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 18। वह अब भी रंगून में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। दफ्तर में बंधे बंधाए नियमों के साथ स्वाधीन मनोवृत्ति का कोई मेल नहीं बैठता था। कलकत्ता से हरिदास चट्टोपाध्याय उसे बराबर नौकरी छोड़ देने के लिए लिख रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि यह उसके लिए 100 रुपये मासिक का प्रबंध कर देंगे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि उसका हमेशा का खराब स्वास्थ्य और भी खराब होता चला गया। शारीरिक असमर्थता को जन मन का सहारा मिल जाता है तो उसके सुधरने की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह बार बार अपने मित्रों को लिखने लगा, इस बार हालत और भी खराब है। डर लगता है कि जिंदगी भर के लिए पंगु हो ही आऊँगा। मानसिक चंचलता के कारण कुछ भी लिखने को इच्छा नहीं होती। मेरे इस लकड़ी जैसे शरीर में इस तरह की कठिन बीमारी संभव होगी, यह कभी नहीं सोचा था। फिर लिखा, यहाँ अच्छा होने की आशा नहीं है। शरीर के और अंगों को ठीक करके जगदीश्वर यदि मुझे पंगु होने की सज़ा देते हैं तो यही अच्छा है। बीच बीच में दोनों पैरों को बंद करके केवल हाथों से ही काम करने को कहते हैं। उसके पैर सूज जाते थे, किसी तरह ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि बर्मा छोड़ देने पर ही यह रोग दूर हो सकता है। वह अफीम बहुत खाता था, इस कारण भी उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। शायद किसी के कहने पर उसने एक बार अफीम छोड़ने की चेष्टा की थी, तब स्थिति और भी खराब हो गई थी। दोबारा खाना शुरू करने पर ही प्राण बच सके। जो अफीम के आदी हो जाते हैं वह सहसा उसको छोड़ नहीं सकते। इस बात की चर्चा उसने अपने एक पत्र में की है। मुझे इतना शायद इसीलिए मिला है कि मैंने अफीम छोड़ने की चेष्टा की है। अब मैं कभी अफीम छोड़ने का नाम नहीं लूँगा। अब अच्छी तरह अफीम फिर से शुरू की, तभी पैर अच्छा हुआ। अब थोड़ी मात्रा और बढ़ा दूँ तो शायद हाथ भी ठीक हो जाए। अफीम कम करने के कारण दिमाग खाली सा हो गया था, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह भी क्या चीज़ है, आप लोगों को भी शुरू करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हर शरीफ आदमी को अफीम का सेवन करना चाहिए। अफीम की चर्चा अभी रहने दें। मजाक करने का उसका स्वभाव था, लेकिन बर्मा छोड़ देने का अब उसने निश्चय कर लिया। उसने श्री हरिदास चट्टोपाध्याय को लिखा, आपने मुझे जो कुछ देना चाहा है वह मेरे लिए यथेष्ट है। इस वर्ष के अंदर मर नहीं जाता तो हो सकता है रुपये पैसे का कर्ज अदा हो जाए, पर कृतज्ञता का ऋण तो अदा नहीं हो सकता। मैं 1 वर्ष की छुट्टी लेने का कार्यक्रम बना रहा हूँ। यदि आप 100 रुपये भेज दें
तो आने में सुविधा होगी। इस हतभाग्य स्थान को छोड़ने में आप मेरे लिए जो आंतरिक हार्दिक क्षति उठाएंगे उसको पूरा करने की मैं इसी वर्ष चेष्टा करूँगा। कभी कभी तो वह अहंकारी अत्यंत करुण हो उठता था। पंगु होने और रुपया भेजने की बात उसने बार बार लिखी है। अंत में श्री हरिदास ने रुपया भेज दिया और तब उसने सूचना दी कि वह 11 अप्रैल को रवाना हो रहा है। मन में इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, लगाने पर भी अच्छा नहीं होता। अब कलकत्ता जाकर ही वह लिखेगा। इसी समय रंगून में एक ऐसा कांड हो गया जिसने उसे वहाँ से चले जाने के लिए अंतिम रूप में विवश कर दिया। उसका मन दफ्तर के काम में नहीं लगता था। वह पड़ा रह जाता था और उसकी रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची थी। कई बार उसे चेतावनी दी गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर इसी बात को लेकर एक दिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट मेजर बनाई से उसका भयंकर झगड़ा हो गया। उसने कोई फाइल मांगी थी। शरत ने उत्तर दिया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन खोज करने पर वह उसी की दराज में मिली। यह देखकर सुपरिटेंडेंट क्रोध से भर उठा। ऐसा होना स्वाभाविक था, लेकिन शायद कुछ अति हो गई, इतनी कि द्वंद्व युद्ध की नौबत आ पहुंची। लेकिन शरत था दुबला पतला और बनार्ड जितना स्वस्थ उतनी ही सुगठित थी उसकी देहयष्टि। काफ़ी चोट आई शरत को, कपड़े खून से तर हो गए। रिपोर्ट बड़े साहब तक पहुंची। जांच करने पर उसने पाया कि ज्यादती नाबार्ड की ओर से हुई है, बनार्ड की ओर से हुई है। उसने उसे तुरंत निलंबित कर दिया। बाद में सुना उस पर 90 रुपये जुर्माना हुआ और आदेश हुआ कि वसूल हो जाने पर वे रुपये शरत बाबू को दे दिए जाएं। यह भी सुना गया कि रिपोर्ट पर अकाउंटेंट जनरल के पास पहुंची तो उन्होंने शरत से कहा, तुम बनार्ड के बर्ताव का विरोध करने आए हो, मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, लेकिन तुम मानवता के स्तर से गिर गए हो। अगर तुम आघात के बदले आघात करते और फिर मेरे पास आते तो मैं समझ सकता। यह विवरण राय-रती सही नहीं हो सकता, लेकिन घटना सही अवश्य है। और यह भी सही है कि वह ऊंट की पीठ पर अंतिम तिनका प्रमाणित हुई। शरत ने रंगून छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मित्रों ने उससे कहा, कहानियाँ लिखते हो, तुम्हारा इतना नाम हो गया है, फिर क्यों दफ्तर में पड़े सड़ रहे हो? इससे तो अच्छा यही है कि नौकरी छोड़ दो और लिखने में मन लगाओ। साहित्य में यश था, अर्थ था, लेकिन दफ्तर के कार्य के उपेक्षा अनिवार्य थी। वह अधिक परिश्रम करने का आदी नहीं था। स्वास्थ्य एकदम खराब था। उसने त्यागपत्र दे दिया। संभवतः उसकी 1 वर्ष की छुट्टी शेष थी। वह उसने ली और कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। उसके बाद वह फिर कभी बर्मा नहीं गया। लेकिन इतिहासकार इस बात को कैसे भूल सकेंगे कि कथा शिल्पी शरतचंद्र का पुनर्जन्म बर्मा में ही हुआ था। श्रीकांत चरित्रहीन छवि और अधिकार सभी पर इस जीवन की अमिट छाप है। बर्मा प्रवास में वह ऐसे भी व्यक्तियों के संपर्क में आया जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा था, परंतु उसके अधिकतर साथी महत्वहीन और
अनजाने ही थे। उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहन पाकर यह निर्धन, अर्ध शिक्षित और आवारा युवक साहित्य के उस क्षेत्र में प्रवेश पा सका जहाँ महानता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बर्मा छोड़ने से पूर्व 4 महीने के भीतर उसकी 3 और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। मंझली दीदी और दूसरी कहानी, पल्ली समाज और चंद्रनाथ, दिशा की खोज जैसे समाप्त हो गई थी। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। ये द्वितीय पर्व का आखिरी भाग था।